हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ आर रवि। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी आपके लिए जेईई मेन का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, पार्ट 5, जिसमें जेईई मेन का 2016 से 2018 के जो भी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूछा गया वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जा चुका है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। इसको रिवाइज कीजिए और इसी तरह से आपको वीडियो में देता रहूँगा और मेरे साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं पहले सवाल पे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेट अप एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q having a charge equal to the sum of the charges on the 4 microfarad and 9 microfarad capacitors at a point distance 30 meter from it would be equal। तो आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में दिया गया है कि कुछ चार्जेस है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें 8 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की गई है। तो आपको बताना है कि इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे चार्ज और इस 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे जितने चार्ज है उस दोनों के चार्ज के सम के इक्वल अगर किसी पॉइंट चार्ज की वैल्यू है तो उस पॉइंट चार्ज से 30 मीटर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस 4 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे क्या करना होगा, चार्ज फाइंड करना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग बनाएं तो ये है 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 9 और 3 जो है वो दोनों पैरेलल में है। तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। और अब ये दोनों सीरीज में है जिसके अक्रॉस 8 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के अलग अलग पोटेंशियल्स फाइंड कर लेते हैं और पोटेंशियल जब मिल जाएगा तो चार्जेस भी हो जाएंगे। और बीच में ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर भी है, तो बट ये हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये पैरेलल में है तो 8 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो फिलहाल आप इसे भूल जाओ। तो 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो उसका जो पोटेंशियल है उसके कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये 4 माइक्रोफैराड का है, दूसरा है 12 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस इस रेशियो में है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो किस रेशियो में होगा, तो इसका इन्वर्स रेशियो में होगा, 12:4 के रेशियो में होगा। दैट मीन्स 3:1 के रेशियो में होगा। तो ये 8 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड हो रही है इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो बताओ 3:1 में अगर 8 वोल्ट को डिवाइड करें तो कितना आएगा दोनों इंडिविजुअली। तो 3 1 is 4, 4 मीन्स 8, ठीक है, 4 इज इक्विवेलेंट टू 8, तो 1 मीन्स 2। तो सो पहला पोटेंशियल जो कि 3 यूनिट्स है ये हो जाएगा कितना, 6 वोल्ट। और दूसरे के क्रॉस पोटेंशियल जो कि 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो रेशियो से वेरी इजीली हम लोग कह सकते हैं 8 वोल्ट को 3:1 में डिवाइड करना है। तो 3:1 मतलब 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इज 8, सो 1 यूनिट इज 2 वोल्ट। तो सो 3 यूनिट इज 6 एंड 1 यूनिट इज 2, सो V1 इज 6 एंड V2 इज 2। तो सो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, द Q1 इज 4 which is C into V1 which is 6, so 24 माइक्रो कूलम। ऑलराइट, फिर दूसरे कैपेसिटर 9 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज है, तो 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, तो यही V2 है। ठीक है, जो 12 माइक्रोफैराड का वही यहाँ पे 9 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल होगा। तो सो उसके चार्ज हो जाएंगे 9 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो सो 9 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज 2, सो 18 माइक्रो कूलम। तो सो दोनों को मिला के टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, तो 18, 24 प्लस 18 42 माइक्रो कूलम। और अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है जिसका टोटल चार्ज कितना है 42 माइक्रो कूलम और 30 मीटर डिस्टेंस पे वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/R²। तो K इज 9 10 to the power 9, टोटल चार्ज इज 42 माइक्रो कूलम 10 to the power -6 divided by square of the distance
30 स्क्वायर। और अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 30 का स्क्वायर 900 होगा, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 100 जो था उसका 10⁻7, तो ये एक्चुअली 420 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे ये 420 आ जाएगा, तो 420 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फाइन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होता है, जब कैपेसिटर का सर्किट सॉल्व करना होता है, तो सम कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सम आर इन पैरेलल। तो जो सीरीज में होता है उसमें ध्यान रखना होता है कि चार्जेस सेम होता है, बट देयर पोटेंशियल्स डिवाइड इन द रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटर्स। और अगर पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल सेम होता है, तो Q इक्वल C भी होता है। तो पोटेंशियल जब सेम है तो चार्जेस acquired by the capacitor is directly proportional to their capacitance in parallel। और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटर्स। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा इक्वेशंस नहीं रखना पड़ता है, वेरी इजीली रेशियो से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडिया ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स ए बाय आर। सपोज दिस वन इज रो equals A by R, where A is a constant and R is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge Q. The value of A is such that the electric field in the region between the spheres will be constant। ठीक है, तो आपको ये जो सिस्टम दिया गया इसमें दोनों स्फीयर के बीच का ये एरिया रीजन, इसमें चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है रो वर्सेस A डिवाइडेड बाय R। ऑलराइट, तो और सेंटर पे एक और चार्ज है कैपिटल Q। तो आपको बताना है कि इस रीजन में कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है, मतलब सेम अमाउंट का है, इन द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। डेफिनेटली डायरेक्शन तो कांस्टेंट सेम हो नहीं सकती है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए डायग्राम में फिर से इधर बनाता हूँ। इस रीजन में एक थिन स्फेरिकल सेल कंसीडर करता है, ठीक है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो ये पॉइंट सपोज r डिस्टेंस पे मौजूद है हमारा, फाइन। तो और यहाँ पे एक चार्ज है Q। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फेरिकल सिमेट्री वाला है। तो इससे पहले के वीडियोस में भी मैं बार बार ये बातें बता चुका हूँ। अगर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, स्फेरिकल सिमेट्री वाला चार्ज है, तो ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्या उस पॉइंट के अंदर कितना चार्ज है, उस पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसी टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो एक तो ये सेंटर पे Q है और इस रीजन में जितने चार्ज है, तो ये चार्ज हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। स्फेरिकल सिमेट्री चार्ज में ये भी बताया था, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज में, कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे या सरफेस पे फाइंड करना है, तो उन सारे चार्जेस को हम लोग सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं और फिर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस रीजन का चार्ज निकाल के उसमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इस रीजन में क्या करते हैं, एक थिन स्फेरिकल सेल लेते हैं जिसकी रेडियस है सपोज x और इसकी थिकनेस है dx। तो इसमें चार्ज कितना होगा dq। तो चार्ज डेंसिटी रो इनटू 4 पाई x स्क्वायर dx। ये जो स्फेरिकल सेल येलो में हमने बनाया है, तो इस स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम होगी 4 पाई x स्क्वायर dx और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो विच इज a बाय r। तो a बाय r मीन्स हियर x, तो a बाय x इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। सो एक x कैंसिल, 4 पाई a x dx। तो दिस चार्ज इज कंटेंट इन दैट स्फेरिकल सेल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकालते हैं Q अप टू द रेडियस r। ठीक है, यहाँ से r रेडियस तक में टोटल चार्ज इसका कितना है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 4 पाई a इंटीग्रेशन x dx। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो x की लिमिट इनर जो स्फीयर है उसकी रेडियस है a, तो a से लेके इस r तक, यही होगा ना। x की लिमिट जो होगी वो a से लेके कहाँ तक होगी, r तक होगी।
फ्रॉम दिस ए टू दिस आर, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है वो आर रेडियस पे, और यहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का डिसीजन किया था। तो सो ए टू आर, सो फ्रॉम ए टू आर, सो 4 पाई ए एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो सो एक्स स्क्वायर लिमिट रखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया उसके अंदर का चार्ज। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के टाइम्स टोटल चार्ज, तो ये q प्लस सेंटर पे जो चार्ज है q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो k बाय आर स्क्वायर इंटू कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज 4 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इस आर स्क्वायर को हम लोग इनसाइड ले जाते हैं, ये वाले जो आर स्क्वायर है इसको इनसाइड ले जाते हैं, तो k कांस्टेंट q बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई ए बाई 2, आर स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको एक जगह कर लो k टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई ए प्लस q बाय आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए टाइम्स ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म में आर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या उस जोन में दोनों स्फीयर के बीच वाला जो स्पेस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब आर से इंडिपेंडेंट है। तो फॉर आर टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, आर से इंडिपेंडेंट होने के लिए आर टू बी, फॉर ई टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ई को आर से इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये आर स्क्वायर जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है, अगर इसको एक साथ में लिख दो तो अब उस पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म को क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। किस टर्म को, इस टर्म को। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो ये आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो उस टर्म को जीरो कर दो आप। q माइनस 2 पाई ए टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल्स 0, तो सो a इक्वल्स q बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आपका a का वैल्यू होगा कांस्टेंट a का। तो देखिए कौन सा है, q बाय 2 पाई ए स्क्वायर, ये था ना ऑप्शन सी, यस 2 पाई ए स्क्वायर, q बाय 2 पाई ए स्क्वायर ऑप्शन सी। तो यहाँ ये p नहीं पाई होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये मिसप्रिंट है 2 पाई ए स्क्वायर, फाइन। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, q बाय 2 पाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन, an electric dipole has a fixed dipole moment p which makes the angle theta with respect to x-axis. When subjected to an electric field E1 equals EI, it experiences torque T1 equals tau I. When subjected to another electric field E2 equals root 3 E1I E1J, it experiences torque T2 equals minus T1. The angle theta is. तो एक्चुअली जो डायपोल मोमेंट हमारा है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, बस वो ये है हमारा डायपोल मोमेंट जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो इस डायपोल मोमेंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, सपोज इसके मैग्नीट्यूड है p, तो ये जाएगा p cos थीटा i प्लस साइन थीटा j। ऑलराइट, तो ये p हो गया पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू दिया हुआ e i कैप। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इट इज √3 टाइम्स E1 J कैप, ठीक है, √3 टाइम्स E1 दिया, E1 का मैग्नीट्यूड E है, सो E हमने लिख दिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T2 इक्वल्स माइनस T1 है। ऑलराइट, तो पहले फील्ड का जो टॉर्क है और दूसरे फील्ड का टॉर्क, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसका यही मतलब हुआ। तो T2 मीन्स P क्रॉस E2 एंड T1 मीन्स P क्रॉस E1, ठीक है। तो बस इसमें रख देना है आपको, P इज P टाइम्स cos थीटा i
प्लस साइन थीटा जे क्रॉस E2 is √3 EJ equals minus P cos theta I plus sin theta j cross E1. E1 is E I cap. ऑलराइट, तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूं। P यहाँ पे है J, तो I क्रॉस J इज K, तो √3 E cos theta K एंड J क्रॉस J इज 0, तो दैट्स इट। लेफ्ट साइड इतना ही मिलेगा, माइनस P I क्रॉस I इज 0, ऑलराइट, एंड J क्रॉस I इज माइनस K, तो सो माइनस K है, इधर माइनस P था, तो माइनस K का मतलब E साइन थीटा माइनस K कैप। तो दोनों तरफ K कैप मिला, तो दोनों के कॉम्पोनेंट्स को, दोनों तरफ के K का जो मल्टीप्लाई आया था उसको इक्वल कर दो, तो P कैंसिल, E भी कैंसिल हो जाएगा, तो √3 cos थीटा इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा E साइन थीटा। तो सो इससे आप फाइंड कर सकते हो रेशियो tan थीटा इक्वल्स √3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। तो सो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। तो ये प्योरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो आपको बस टॉर्क का इक्वेशन लिखना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। सो आंसर इज 60 डिग्री। नेक्स्ट वन, in the given circuit diagram, when the current reaches steady state in the circuit, the charge on the capacitor of capacitance C will be। तो जब कह रहा है कि स्टीडी स्टेट में रीच कर जाए तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो स्टीडी स्टेट में क्या होगा, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगी, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस R2 to again back to the battery। तो सो दिस करंट I is given by E divided by R plus R2। रेसिस्टेंस सर्किट के पाथ में जितना टोटल रेसिस्टेंस है दैट विल बी ओनली R plus R2। तो सो पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor C, PD across capacitor C will be same as PD across R2 because there is no current, so R1 में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस C का है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 का है, तो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I R2, तो सो E R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R2। तो सो पोटेंशियल मिल गया कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस पता ही है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज C टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो सो C से मल्टीप्लाई कर देंगे, CE R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R2, तो CE R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R2, दिस इज इन ऑप्शन A। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across a potential difference of 1.0 kilovolt 1000 वोल्ट। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 1000 वोल्ट पे हमें कनेक्ट करना है। A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स एट 1000 वोल्ट, और अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है आपको 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इन लार्ज नंबर्स विच कैन विथस्टैंड ए पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट। मतलब इस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस 300 से ज़्यादा पोटेंशियल आप नहीं दे सकते, अगर दिया तो बर्न कर जाएगी, जल जाएगी। द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड टू अचीव दिस। तो इस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से को किस तरह से, ढेर सारे हैं, किस तरह से कनेक्ट करें, उसके कितने नंबर लें ताकि आप ये अचीव कर सकें। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस एंड ऑपरेटिंग एट ए वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट। ऑलराइट, तो हमारे पास ढेर सारा है। लेट्स से अगर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लें, ढेर सारा पैरेलल में कनेक्ट करें, एक करेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3 होगा, तो 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, 2 हो जाएगा, लेकिन वो 300 वोल्ट पे ही ऑपरेट कर पाएगी। ठीक है, तो सो हमें चाहिए कि 300 से
कम पे ऑपरेट करता रहे वो, तभी ये सेफ रहेगा। ठीक है, तो 1000 जो है आप देखो 50 का मल्टीपुल है, 100 का मल्टीपुल है, 250 का मल्टीपुल है, 500 का मल्टीपुल है। ठीक है, तो 250 इससे थोड़ा कम है ना। तो 250 वोल्ट पे अगर हम लोग वर्क करने लगे तो हमारा काम हो सकता है। तो अगर ऐसे ही कैपेसिटर कितने इसमें 8 पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, देयर आर 8 कैपेसिटर्स, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, 8 माइक्रोफैराड। बट ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर सकता है, तो कर सकता है 300 वोल्ट तक। ठीक है, बट 8 माइक्रोफैराड का कुछ कैपेसिटर अगर हमारे पास है और उससे 2 बनाना है तो बना सकते हैं। अगर 8 माइक्रोफैराड वाले 4 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 8 कैपेसिटर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही एक और लिया 8 कैपेसिटर का, ऐसे ही एक और लिया, ऐसे ही एक और लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये है 8 माइक्रोफैराड, ये है 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड। फाइन, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो 8/4 दैट मीन्स 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखिए इक्विवेलेंट तो 2 माइक्रोफैराड हो गया। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, अगर इसके क्रॉस हम 1000 वोल्ट अप्लाई करें तो वो 4 बराबर हिस्से में बढ़ जाएगी, तो प्रत्येक के क्रॉस पोटेंशियल 250 वोल्ट हो जाएगी, जो कि 300 से कम है। तो ये पॉसिबल है। तो सो कम से कम हमें चाहिए कितने कैपेसिटर, इसमें 8 है और ऐसे 4 है, तो 8 × 4 विच इज 32। तो सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 32 कैपेसिटर ऐसा हमें चाहिए। फाइन, नेक्स्ट वन, the concentric metal shells A, B and C of respective radii A, B and C, A less than B less than C, have surface charge density plus sigma minus sigma and sigma respectively. The potential of shell B is, the 3 concentric shell हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3, इनर वाले के रेडियस है A, बीच वाले की B और बाहर वाले के C। ठीक है, तो बीच वाले जो इसका नाम भी रखा हुआ है ए बी एंड सी, तो बीच वाले का इसका पोटेंशियल बताना है, वी बी इक्वल्स वाट, जिसमें तीनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी दिए गए हैं। इनर वाले का प्लस सिग्मा, बीच वाले का माइनस सिग्मा और बाहर वाले का अगेन प्लस सिग्मा। ठीक है, तो अगेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल सेल अगर चार्ज हो तो हम लोग जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला जानते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए KQ/R और इनसाइड पॉइंट के लिए सेम एज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस होता है। सो KQ डिवाइडेड बाय R, वेयर दिस R इज द रेडियस ऑफ द शेल। फाइन, तो इनसाइड के हर पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके सरफेस का पोटेंशियल होता है। तो यही फंडा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस B का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। तो B का पोटेंशियल, A पे जो चार्जेस हैं इसकी वजह से B का पोटेंशियल, तो स्फीयर A के लिए ये पॉइंट मतलब B का कोई भी पॉइंट आउटसाइड में, तो इसके लिए आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा, तो KQA डिवाइडेड बाय RB। ठीक है, B का रेडियस जो भी है, तो B का रेडियस कितना है, B का जो हमारा रेडियस है दैट रेडियस इज B, तो ये ना लिख के चलो हम लोग लिखते हैं B प्लस B के खुद के चार्ज के वजह से उसका पोटेंशियल, तो वो सरफेस वाला जो फॉर्मूला है वही लगेगा, तो वो जाएगा KQB डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ B विच इज अगेन B। और C पे जो चार्ज है उसके लिए B का पोटेंशियल, तो उसके लिए इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे भी वही सरफेस का फॉर्मूला लगता है, तो KQC डिवाइडेड बाय C के सरफेस का पोटेंशियल, तो यहाँ C का रेडियस आएगा विच इज C। फाइन, तो अब चार्ज को चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख दो, KQA सिग्मा टाइम्स 4πA² डिवाइडेड बाय B, KQB तो माइनस सिग्मा टाइम्स 4πB² डिवाइडेड बाय B, और KQC तो सिग्मा टाइम्स 4πC² डिवाइडेड बाय C।
अब इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है, उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट। तो k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो k सिग्मा 4 पाई सब में है, k सिग्मा 4 पाई सब में है। तो क्या बचा, a² माइनस b प्लस c। k सिग्मा 4 पाई a² माइनस b प्लस c। तो k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a² माइनस b प्लस c। तो लेट्स सी किस ऑप्शन में है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a² माइनस b प्लस c, तो ये है ऑप्शन बी में। आप चेक कर सकते हो कैसे हुआ। तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a² माइनस b² केवल इस दोनों को एक साथ कर लें और इधर प्लस c, तो ये है आपके सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फाइन। दिस नेक्स्ट वन, a parallel plate capacitor of capacitance 90 picofarad is connected to a battery of EMF 20 volt. If the dielectric material of dielectric constant K equals 5/3 is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be. तो पहले कैपेसिटर जो है विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, जिसकी कैपेसिटेंस है 90 पिकोफैराड और पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो उस पर जो चार्ज है, दैट चार्ज विल बी C times V, where C is how much? तो 90 पिकोफैराड एंड द पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, ऑलराइट। अब उसके बीच डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया। तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो चार्ज भी बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा KCV, K फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो K इज 5/3 90 इंटू 20 पिको कूलम, ऑलराइट। ध्यान रखें ये पिको है, सो पिको कूलम होगा और ये भी अगेन पिको कूलम होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, Q इंड्यूस्ड, इसी दोनों का डिफरेंस होगा, Q डैश माइनस Q। तो फॉर्मूला वाइज इसको लिख सकता है K माइनस 1 इंटू CV, ठीक है। Q इंड्यूस्ड इज K माइनस 1 इंटू CV, वेयर CV इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। CV is nothing but the charge of the capacitor without any dielectric, that is actually Q, fine। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट आप कर लो, हमने वैल्यू तो पहले फाइंड कर चुका है। तो Q इंड्यूस्ड कितनी होगी, तो ये 90 इंटू 20 इंटू 5/3, 3 से इसको काट दो, 3 गुना 30, तो 5 या 15 दूना 30, तो 30 पे 2 0, 3000 पिको कूलम माइनस ये 9 दूना 1800 पिको कूलम। तो 3000 माइनस 1800, दैट मीन्स 1200 पिको कूलम। आंसर है नैनो कूलम में। तो पिको इज 10⁻², नैनो इज 10⁻9, तो 10⁻3 इसके साथ अगर एडजस्ट करेंगे तो 1.2 नैनो कूलम हो जाएगा। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1.2 नैनो कूलम, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल बड़ी, आज इतना ही, और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट होगा 2019 का प्रॉब्लम। तो उस दिन 2019 में एक्चुअली ढेर सारा प्रॉब्लम पूछा गया, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे। तो अब तक तो 2 3 4 ऐसे सवाल होते थे, लेकिन 2019 में ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसको फिर एक साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट।